हेलो बच्चों, तो आज अपन पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स के जो आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिनमें आपको समस्याएं आती है वो सारे मैं आपको करा देता हूं। तो पहले आपको हाइजन के प्रिंसिपल से दो टाइप डेरिवेशन है, एक तो आपको रिफ्लेक्शन प्रूफ करना और एक आपको रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये आपके पास में एक कोई भी सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर कोई भी लाइट रे आ रही है। ठीक है ना, सरफेस के ऊपर हमारे पास कोई भी लाइट रे आ रही है, दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल है और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां चली गई। ओके बेटा, आपको भी पता है सबको कि जो आपका वेव फ्रंट होता है वो लाइट रे के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो ये आपकी कोई भी लाइट रे थी, अब इसके ऊपर जब आप वेव फ्रंट बनाओगे तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर बनाना है आपको। तो ये आपका ये पॉइंट हो गया और ये सेकंड पॉइंट हो गया, तो ये आपका हो गया पहला वेव फ्रंट ए बी। ठीक है, ये वेव फ्रंट यहां से चलता हुआ आ रहा था। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, ए पॉइंट जो वेव फ्रंट का ए पॉइंट है वो आपकी सरफेस से टकरा गया। ठीक है, लेकिन बी पॉइंट उस समय यहां है। अब ये वेव फ्रंट वापस रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, तो जितनी देर में बी यहां से यहां आएगा उतनी देर में ए यहां से इस रे पे चलेगा। ठीक है, जितनी देर में आपका बी पॉइंट यहां से यहां पहुंचेगा उतनी ही देर में आपका ए पॉइंट भी यहां इधर से इधर जाएगा। तो मान लो इस मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है वो v है और जिस वेलोसिटी से आपकी लाइट चल रही है, ठीक है, उसी वेलोसिटी से ये v पॉइंट भी चलेगा। तो मान लो v वेलोसिटी से यहां से तो मान लो यहां तक आने में इसको t टाइम लगता है, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया टोटल vt। इतने ही टाइम में a भी vt डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपको अपने डिवाइडर को vt रेडियस के चाप से खोलना है और यहां पे एक आर्क कट कर देनी है और इस आर्क पे यहां से एक आपको टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है। तो ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा है, ए बी, और जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो कौन सा है, सी डी। ओके बेटा, कैसे, जितनी बी से सी डिस्टेंस है उतनी ही जितनी डिस्टेंस आपकी बी से सी की है कितनी है vt, उतनी ही डिस्टेंस आपकी ए से डी की है कितनी vt। ओके, अब ये आपका वेव फ्रंट और जो आपकी लाइट रे होती है ये होती है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ओके, तो ध्यान से देखिए, यही आपको कंफ्यूज होते हो आप, तो ध्यान से देख लीजिए बेटा। यहां से देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है, आई। ओके, अब ध्यान से देखिए, हमने क्या बात की थी कि जो वेव फ्रंट होता है वो लाइट रे के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितना हो गया, पूरा एंगल कितना हो गया 90, तो ये एंगल कितना बचा 90 माइनस आई, और ये अगर 90 माइनस आई है तो फिर ये पूरा एंगल कितना हो गया आई, क्योंकि ये पूरा 90 है उसमें से ये 90 माइनस आई है तो ये कितना हो गया आई। इसी टाइप से आपकी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर, अब ये एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचा 90 माइनस आर। अब ये पूरा एंगल जो था वो था 90, उसमें से ये 90 माइनस आर है तो ये एंगल कितना बचा आर। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल अपन पहले बात कर लेते हैं ए बी सी। तो यहां से साइन आई की वैल्यू जब आप निकालोगे तो साइन आई की वैल्यू कितनी आएगी, साइन आई आएगा बीसी अपॉन परपेंडिकुलर साइन आई इक्वल्स टू, साइन आई के सामने वाला क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन AC।
और BC किसके बराबर है? VT के बराबर है। तो यहां से साइन आई किसके बराबर आ जाएगा? VT अपॉन AC। ओके, इसी टाइप से इन ट्राइंगल इसकी बात करता हूं ADC। तो ADC की बात करूंगा तो साइन R इक्वल्स टू साइन R के सामने वाला AD अपॉन में AC। अब AD भी किसके बराबर है? VT के बराबर है। तो यहां से आपका साइन R किसके बराबर आ जाएगा? VT अपॉन में AC। यह आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यह आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर ये दोनों बराबर है तो साइन I और साइन R भी आई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड साइन I किसके बराबर हो जाएगा बेटा जी? साइन R के। इसका मतलब एंगल ऑफ I किसके बराबर है? एंगल ऑफ R के। और यही आपका रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ होता है। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करके आना है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपका जो सेकंड पॉइंट है रिफ्रैक्शन का, तो वो भी ध्यान से देख लीजिए, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत हमें है ही नहीं। ठीक है, सेकंड जो आपका है पॉइंट वो है रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन में देखिए ये आपकी सरफेस, इस सरफेस में आप वेलोसिटी मीडियम, ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है। इसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, वेलोसिटी v1 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, वेलोसिटी v2 है। वही बात, आपके पास में कोई भी दो लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल आएगी, प्लेन पे इंसिडेंट होएगी, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका नॉर्मल। हम ये मान लेते हैं कि μ1 छोटा है और μ2 बड़ा है। इसका मतलब आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहे हो, तो लाइट रे जो आपकी है वो किसके पास आएगी? नॉर्मल के। इस तरीके से जाएगी बेटा, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब अपन इस लाइट रे के ऊपर ध्यान से देखेंगे, वही बात, इसमें अपन क्या बना देंगे बेटा? एक वेव फ्रंट बना देंगे। ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, ठीक है ना, ए और बी। अब देखो जब बी पॉइंट यहां से सी तक पहुंचेगा तो क्या ए वाला पॉइंट ए पे ही बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं बैठा रहेगा। ए वाला पॉइंट इस मीडियम में कहां जाएगा रे? आगे जाएगा रे। कहां जाएगा रे? आगे। तो जितनी डिस्टेंस बी सी तक आने में ट्रेवल करेगा कुछ ना कुछ तो करेगा। कैसे निकालेंगे? मान लो जो BC है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे BC निकालने के लिए? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लो स्पीड कितनी है v1, डिस्टेंस कितनी है BC, और मान लो t टाइम लेता है, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? v1t। क्या ये बात सही है? इतनी ही देर में A पॉइंट भी आगे की ओर जाएगा। मान लो A पॉइंट आपका D तक चला गया, तो वही बात, इसमें आपकी स्पीड कितनी है? v2, डिस्टेंस कितनी है? AD, और टाइम कितना दिया है? t। तो AD इक्वल टू v2t। क्या ये बात सही है? अब हम एक v2t रेडियस का डिवाइडर खोलेंगे और एक चाप कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये चाप और इस पे ऊपर क्या ड्रॉ कर देंगे? टेंजेंट। कोई प्रॉब्लम? तो ये जो आपकी डिस्टेंस है ये तो आ गई v2t, और ये जो आपकी डिस्टेंस है ये आ गई v1t। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अब यहां से ये तो आपको समझ आ गया डिस्टेंस मैंने कैसे निकाली है, तो आप निकाल सकते हो। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो देखो वही बात, ये आपकी इंसिडेंट रे और ये आपका नॉर्मल, तो इंसिडेंट एंगल आई। हम सबको ये पता है कि जो वेव फ्रंट होता है वो रे के परपेंडिकुलर मोशन करता है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90। तो फिर ये एंगल कितना आएगा बेटा जी? 90 माइनस आई। अब तुम सबको ये पता है कि ये एंगल पूरा 90 है, क्योंकि नॉर्मल और प्लेन के बीच में एंगल कितना होता है? 90। उसमें से ये 90 माइनस आई है, तो ये कितना है? आई। आई होप आपकी समझ आई। ठीक है, इधर चलते हैं। ये एंगल आपकी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे R,
अब आपको पता है नॉर्मल वेव फ्रंट और रे के बीच में एंगल 90, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस आर, और ये टोटल एंगल आपका 90 है, तो ये कितना हो गया आर। ओके बेटा, अब हमारे पास हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो यहां से साइन आई की वैल्यू निकाल के लेके आते हैं। साइन आई की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है v1t अपॉन हाइपोटेनियस कितना है AC। इक्वेशन 1, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD साइन R इक्वल्स टू v2t अपॉन में AC। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 किससे डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 से, और जैसे ही आप डिवाइड करोगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू v1t अपॉन AC इंटू में AC अपॉन में v2t, AC से AC, t से t कैंसिल। ओके बेटा, तो यहां से आपके पास जो निकल के आया वो क्या निकल के आएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। ओके, अब जो v1 अपॉन v2 है हम सब ये जानते हैं, वी नो दैट जो आपकी वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो रिलेशन होता है v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। ओके, ये वैल्यू अपन इसके अंदर रखेंगे, तो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू μ21 इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यही आपका किसका लॉ होता है, स्नेल का, और यही किसका लॉ होता है, रिफ्लेक्शन का। तो ये हमने हाइजन के मेथड से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को प्रूव कर दिया। ओके, इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के सोर्स होते हैं, एक तो कला संबद्ध स्रोत होते हैं और एक कला असंबद्ध स्रोत होते हैं। तो ऐसे स्रोत जिनका कलांतर समय के साथ नियत रहता है या 0 होता है, कला संबद्ध, और ऐसे स्रोत जिनका कलांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है यानी बदलता रहता है, कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कोहेरेंट सोर्स एंड इनकोहेरेंट सोर्स, अगर आपका फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में 0 या कांस्टेंट है तो आपका कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, और वो सोर्स जिनका जो आपका फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ वेरी करता है तो वो आपके इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं। ये आपको जो मैंने दोनों डेरिवेशन कराए हैं, ये दोनों डेरिवेशन आप ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि पेपर में ये डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्स, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब हमारे पास कोई भी जब लाइट रे आती है तो वो सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करती है। सुपरपोजिशन लॉ का मतलब कोई भी दो लाइट रे सेम मीडियम में ट्रेवल करती हुई सेम प्लेन में, ठीक है, एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज होती है, तो उनका जो रिजल्टेंट वेव का फॉर्मेशन होता है, उस रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्प्लेसमेंट दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। किसी भी माध्यम में चलती हुई जब दो तरंगों का अध्यारोपण होता है तो उन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली दो नई तरंग होती है, उसका विस्थापन उन दोनों तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको मैं इंटरफेरेंस के बारे में बात करते हैं। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जब दो लाइटें एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज होती है तो कुछ पॉइंट्स पे जो आपको इंटेंसिटी है वो मिनिमम देखने को मिलती है, और कुछ पॉइंट पे आपको जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम देखने को मिलती है,
ठीक है। लाइट का जो ये फिनोमिना है इसे अपन बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। जब दो तरंगों का अध्यारोपण होता है तो कुछ बिंदुओं पे तीव्रता अधिकतम होती है तथा कुछ बिंदुओं पे तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। ओके, प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब हमारे पास जो इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा उसके लिए पहली बात आपकी जो दोनों जो लाइट रे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, ठीक है ना। और उनके बीच का जो आपका फेज डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इसका मतलब कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। ओके बेटा, तो अपन बात करते हैं। पहली आपके पास मान लो एक वेव है, उसका A1 sin ओमेगा टी, ठीक है। और दूसरी जो आपके पास वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैंने मान लिया y2 इक्वल्स टू A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फेज डिफरेंस है वो कितना है, दोनों के बीच में फाई है। अब ये दोनों लाइटें जब एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेगी तो एक नई वेव आएगी y1 प्लस y2। ओके, अब हम इन दोनों वेव को जोड़ देंगे, ध्यान से देखते जाना है। और अगर आपको पूरा समझ आ जाता है तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब करो यार, इधर उधर फैलाओ, आपके लिए इतनी मेहनत चल रही है तो आप भी तो थोड़ा ध्यान दो। ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो यहां से आप इसको क्या करेंगे, A1 साइन ओमेगा टी, इसमें साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा तो AT साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। ओके बेटा, अब आपका इंटरफेरेंस का फिनोमिना है तो इंटरफेरेंस के फिनोमिना में मैंने आपको बता रखा है कि जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इसका मतलब जो ये आपका फाई है ये क्या है, कांस्टेंट है दोनों के बीच में। अब ये चेंज नहीं होगा। अगर ये फाई कांस्टेंट है तो फिर साइन फाई भी कांस्टेंट है, और एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट पहले ही होता है। इसी टाइप से ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इसी टाइप से ये कांस्टेंट है इसका। लेकिन जो आपका टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है लाइक दिस, ये जो आपका फंक्शन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो ये आपका कांस्टेंट नहीं है। ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है। और ये भी आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये कौन से फंक्शन है, ये पेरियोडिकली फंक्शन है जो टाइम पे डिपेंड करते हैं। टाइम अगर बदलेगा तो इन फंक्शंस की वैल्यू भी बदलेगी। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकता हूं। तो जैसे ही मैं साइन ओमेगा टी कॉमन ले लूंगा, कांस्टेंट को एक साथ रखना चाहता हूं मैं, A1 प्लस A2 कोस फाई, और बाहर क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। इसी टाइप से इसमें A2 साइन फाई और बाहर क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी। क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी। जो बदल रहा है उसे अलग ले लिया और जो कांस्टेंट है उसे अलग ले लिया। अब ये देखो पूरी वैल्यू आपकी कांस्टेंट है और ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को मैं एक नया नाम दे देता हूं। तो यहां से देखिए A1 प्लस A2 कोस फाई जो आपका है उसे मैंने मान लिया R कोस थीटा, ये हमने माना है, ठीक है। और इसी टाइप से A2 साइन फाई है उसको मैंने मान लिया R साइन थीटा। ओके बेटा, अब R क्या है, R है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और थीटा है फेज एंगल। ओके, अब ये वैल्यू मैं यहां रखना चाहता हूं तो y इक्वल्स टू R कोस थीटा इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस R साइन थीटा इंटू में कोस ओमेगा टी। ओके बेटा, इसमें से मैं आपको R कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा।
यही तो बनेगा बेटा, हाँ या ना। इसमें से हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहां से क्या बन गया, आर इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये आपकी रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ गई। अब देखो हमने आर हमने माना है, थीटा हमने माना है, तो मैथ्स का ये रूल होता है कि जो चीज हम मानते हैं हमें उसकी वैल्यू निकाल के देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो आपकी किसकी इक्वेशन है, रिजल्टेंट वेव की। ये इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड। अब हम दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का हमने स्क्वायर किया, a1 प्लस a2 cos फाई का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इक्वेशन सेकंड का भी हमने स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू, इधर क्या हो गया, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको जब हम खोलेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कोस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से मैंने a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, आई होप समझ में आ गया होगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो यहां से आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, यह आपका क्या आ गया, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर हमें फेज एंगल निकालना होता तो इक्वेशन सेकंड को किससे डिवाइड कर देते, इक्वेशन फर्स्ट से, तो वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की। ओके, इस टाइप से हम कर लेंगे। वो मैंने इक्वेशन हटा दी है, ये किसके बराबर था, आर कोस थीटा के बराबर था, और ये किसके बराबर था, आर साइन थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इक्वल्स टू a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई। आई होप यही होगा। ठीक है, आर से आर कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर ये आ जाएगा, तो थीटा को टेन को इधर ले जाना तो इनवर्स लग जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो हमें सबको ये पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। बहुत ही काम की बात है, आपको याद रखनी पड़ेगी। अब कुछ पॉइंट्स पे जो आपका इंटरफेरेंस होता है, होने के बाद में इंटेंसिटी मिनिमम होती है, और कुछ पॉइंट पे आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यहां पे आपकी जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण। और एक होता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहां पे आपकी जो इंटेंसिटी होती है वो कैसी होती है, मिनिमम। कैसी होती है, मिनिमम। अब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब आपका जो दो वेव्स है उनका जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस वो हमेशा पाई का इवन मल्टीपल जब होता है तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, अब
डेल फाई इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू में डेल एक्स। तो यहाँ पे डेल फाई का मान आप रखोगे 2n पाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू में डेल एक्स। तो जो डेल एक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है n लैम्डा। डेल एक्स को क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस, और डेल फाई को क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। तो जब फेज डिफरेंस आपका पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है, जब आपका फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल होता है तो वहां पे आपका कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं कि जो आपका पाथ डिफरेंस है वो आपका लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल होता है। एन यहाँ पे क्या है, इंटीजर। एन क्या है, इंटीजर। मतलब आपका जो फेज डिफरेंस है वो 0 हो, पाई 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, तब आपको कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव। और जब आपका जो फेज डिफरेंस है वो पाई का ओड मल्टीपल होता है 2n + 1 पाई, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा। कौन सा इंटरफेरेंस होएगा, डिस्ट्रक्टिव। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब हमारा फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब ओड मल्टीपल होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। या अपन बोल सकते हैं कि जो आपका पाथ डिफरेंस है, ठीक है, जो λ/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है तब आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। मतलब या तो λ/2 या 3λ/2 या 5λ/2 या 7λ/2 जब जब होगा तब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब जब आपका लैम्डा, 2λ, 3λ, तब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव। अब देखो जब आप लैम्डा से 2λ जाओगे तो बीच में λ/2 आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज आती है। और जब λ/2 से 3λ/2 जाओगे तो बीच में लैम्डा आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मतलब दो डार्क फ्रिंज के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज भी आती है। समझ में आ गया। तो जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब आपका फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल होता है, या आपका जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और जब आपका पाई का ओड मल्टीपल होता है फेज डिफरेंस, तब आपका डिस्ट्रक्टिव या λ/2 का इंटीग्रल मल्टीपल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो इसी के बिहाफ पे जब दो आपने इंटरफेरेंस पढ़े, एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इन दोनों के अंदर हमें इंटेंसिटी निकाल के देनी होती है। तो हम बात करते हैं अभी, एक तो आपने क्या पढ़ा कि r² है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, I के। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से r² की वैल्यू कितनी आ गई, I/K। ओके बेटा, इसी टाइप से जो I1 है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, A1 के। तो I1 इक्वल्स टू KA1 का स्क्वायर। तो यहाँ से A1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, I1/K। इसी टाइप से हमारे पास जो I2 है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A2 के। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है। ओके, तो यहां से जो हमारा A2 स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा, I2/K। अब हमें पता है कि r² इक्वल टू क्या होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos phi। क्या ये बात सही है, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे, I/K इक्वल टू I1/K प्लस I2/K प्लस 2, यहाँ पे क्या लिखूंगा, A1 का रूट हट जाएगा तो रूट लग जाएगा I1/K, और यहाँ पे I2/K, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, cos phi। ओके, तो देखो ध्यान से, I/K इक्वल्स टू I1/K प्लस I2/K प्लस 2 रूट I1/I2/K इंटू में cos phi। K से K कैंसिल, तो I इक्वल्स टू
I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। तो ये हमारे को इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है और ये हमारा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है और ये किसका है, एम्पलीट्यूड का। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा था। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव, ये दोनों फॉर्मूले, इधर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और इधर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फाई होगा वो 2n पाई के बराबर होगा, मतलब cos 2n पाई की वैल्यू कितनी होती है, ऑलवेज 1 होती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फाई होगा वो 2n प्लस 1 पाई होगा। ठीक है, और cos 2n प्लस 1 पाई की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, -1। ओके, अब हमें पता है जो r का फॉर्मूला आपने लिखा है क्या, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi की जगह क्या रख देंगे, 1। तो यहां से जब इसको खोलेंगे तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना आ गया, a1 प्लस a2। ओके बेटा, इसी टाइप से हमें क्या निकालना है, I। तो हमें पता है I का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi की जगह तो कितना आ गया, 1 आ गया। यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, I मैक्सिमम इक्वल्स टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब यही फॉर्मूला आप लगाओगे तो यहाँ क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos phi की जगह पर क्या रख देंगे, -1। क्या रख देंगे, -1। अब ये -1 आगे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। बीच में से ये किसका होल स्क्वायर है, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा। तो r मिनिमम किसके बराबर आ गया, a1 माइनस a2। i मिनिमम अगर आपको निकालना है तो i1 प्लस i2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 रूट i1 i2, क्योंकि cos phi की वैल्यू -1 होती है। यहां से आपका i मिनिमम कितना निकल के आ गया बेटा, अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। कोई डाउट बेटा? अब देखो ये आपको यहां से एक फॉर्मूले, ये r मैक्सिमम, या r मिनिमम, ये i मैक्सिमम और ये i मिनिमम। अब देखिए ध्यान से, तो ये आपको फटाफट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, i मैक्सिमम अपॉन i मिनिमम जो अभी आपने निकाला है, रूट i1 प्लस रूट i2 अपॉन रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। अगर इसमें से रूट i2 कॉमन ले लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, अंडर रूट i1 अपॉन i2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट i1 अपॉन अंडर रूट i2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं आता? इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, i मैक्सिमम a मैक्सिमम अपॉन i, क्योंकि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, r मैक्सिमम अपॉन r मिनिमम के होल स्क्वायर के। r मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 अपॉन r मिनिमम को a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कई बार आपको डायरेक्ट क्या दे देता है, ये इंटेंसिटी का रेशियो दे देता है, तो इस फॉर्मूले में पटक देना। अगर एम्पलीट्यूड दे तो इस फॉर्मूले में रख देना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में इसी के आधार पे आपका YDSC है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसके अंदर हमें इंटरफेरेंस का फिनोमेना देखने को मिला था। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। YDSC के अंदर ये आपका सोर्स है, इसके आगे आपने एक स्क्रीन लगा दी और यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी आपने। ओके, इसको आपने दो पार्ट में कट कर दिया।
यहां से लाइट रे जाएगी, ये सिमेट्रिक है तो ये दोनों ही सेम है। अब यहां से लाइट रे यहां जाएगी तो ये आपका क्या है, जितनी डिस्टेंस ये उतनी ये है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही ये है। तो इस लाइट रे और इस लाइट रे के बीच में किसी भी प्रकार का पाथ डिफरेंस नहीं आया। तो जब पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा होता है तो आपका कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव। और जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2 होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब ये वाली जो फ्रिंज है वो कैसी बनेगी, ब्राइट, ठीक है। लेकिन हमें एक ऐसे पॉइंट की बात करनी है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हमने इसको P मान लिया, इसको हमने क्या, एक ये लाइट रे गई है, एक ये लाइट रे आपकी यहां से चली गई। ओके बेटा, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हमें पता है ये आपका S1 स्लिट है और ये आपकी क्या है, S2। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सी लाइट रे ज्यादा चली है, ठीक है। तो आपको देख के पता चल रहा है कि S2 ज्यादा चली है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। तो ये ध्यान से देखिए, आप इसको मिडिल से यहां से मिला दीजिए, ये मिला दिया तो ये एंगल हमने मान लिया थीटा। अब ज्यादा कौन सी चली है, S2P। तो हमने S1P से S2P पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहां पे, ये आपका मान लिया हमने M। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इसको हमने मान लिया x और ये हमारा दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस है डेल x। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। थीटा बहुत ही वेरी स्मॉल है तो हम सबसे पहले ये इन दोनों के बीच की दूरी है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल D होती है, ठीक है। और दोनों स्लिट्स के जो बीच की दूरी होती है वो हमारी स्मॉल d होती है। अब ध्यान से देखिए, मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इसको मैंने नाम दे दिया O। तो आप ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल की बात करूंगा मैं, OPB। तो अपन बोलेंगे इन ट्राइंगल OPB हमें एक तो x पता और एक d पता है। तो ये तो आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है, बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है तो हमें रिलेशन भी किसके बीच में लेके आना पड़ेगा, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, PB मतलब x और बेस कितना है, OB मतलब D। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, फर्स्ट। अब हम ट्राइंगल के अंदर जाएंगे, इन ट्राइंगल S1 S2 N। यहां से हमें क्या क्या पता है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस कर्ण। और ये क्या है, थीटा के सामने वाला लंब। तो हमें लंब और कर्ण पता है तो कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, डेल x, परपेंडिकुलर कितना है, डेल x, और हाइपोटेनियस कितना है, स्मॉल d। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब थीटा वेरी स्मॉल होता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, देन जब थीटा बहुत ही छोटा होता है तो साइन थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे। और दोनों इक्वेशन को जैसे ही बराबर करोगे तो x अपॉन कैपिटल D इक्वल टू डेल x अपॉन स्मॉल d। तो यहां से आपका डेल x की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स डी अपॉन कैपिटल D। ओके, और डेल x आपका क्या है, पाथ डिफरेंस। क्या है, पाथ डिफरेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पीड रखनी पड़ेगी क्योंकि चैप्टर आपका क्या है, बड़ा है। अगर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, और या आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी होएगा बेटा जी, आपका डेल x किसके बराबर होगा, n लैम्डा के, बताया था सर ने अभी। और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो डेल x किसके बराबर होगा, 2n+1 लैम्डा बाय 2 के। क्या ये बात सही है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हम बात करते हैं फॉर nth फ्रिंज।